नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है व्योम यानी कि योर स्पेस इज हियर में। आज हम देखने वाले आप सबका स्वागत करेंगे स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स नंबर 40 केप कैनेवरल स्पेस फोर्स बेस फ्लोरिडा में। जी हाँ, आज हम कवर करने जा रहे हैं फाल्कन 9 का लॉन्च, जो आज अपने साथ कैरी करेगा इनमरसैट 6 F2 मिशन जो एक कम्युनिकेशन या फिर संचार उपग्रह है, जिसको पृथ्वी की दीर्घकालीय कक्षा में स्थापित करेगा। आज का मिशन होने वाला है स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 केप कैनावेरल स्पेस फोर्स बेस से, जो यूएस की ईस्ट कोस्ट लॉन्च साइट है, जहां से वो लॉन्च करते हैं अपने फाल्कन 9 रॉकेट्स। यूएलए के वल्केन सॉरी वल्केन होने वाले हैं यूएसए के एटलास 5 रॉकेट्स, और इवन द मोस्ट पावरफुल रॉकेट जो है वो अपना एसएलएस, जो लॉन्च हुआ था कुछ ही महीनों पहले स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39B से, कैनेडी स्पेस सेंटर से। तो जी हाँ दोस्तों, आज शुरू करें हम। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा फाल्कन 9 के बारे में, इनामन के सैटेलाइट के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे कि मिशन प्रोफाइल क्या रहेगी, और साथ ही साथ हम लॉन्च को लाइव व्यू भी दिखाएंगे आपको साथ ही में। ठीक है दोस्तों, तो सभी से पहले हम शुरुआत करते हैं फाल्कन 9 रॉकेट से। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा फाल्कन 9 रॉकेट। जी हाँ दोस्तों, ये वही फाल्कन 9 रॉकेट है जिसका हम आज बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं उसकी उड़ान के लिए। आप जो ये पहला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो ये ब्लैक इंटरस्टेज, जो ये ब्लैक पार्ट है उसको इंटरस्टेज बोलते हैं। उसके नीचे का सारा पोर्शन जो है, ये वो पूरा पोर्शन, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज यानी कि प्रथम चरण, जिसमें 9 इंजन लगे हुए हैं, जिसका नाम है मर्लिन इंजन, मर्लिन 1B++ इंजन, जो पावर करता है लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड RP1 यानी कि रॉकेट ग्रेड पेट्रोलियम 1 से। ठीक है दोस्तों, या फिर हम जिसको शुद्ध भाषा में बोले तो रॉकेट ग्रेड केरोसिन से वो पावर्ड होता है, और साथ ही में उसको ऑक्सीडाइजर चाहिए रहता है, जिसकी वजह से वो बर्न हो सके। उसके लिक्विड ऑक्सीजन डेंस फॉर्म में इसमें रखा जाता है। उसके ऊपर जो ब्लैक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टेज। इंटरस्टेज की खासियत ये है कि ये प्रथम और द्वितीय चरण को साथ ही जोड़ता है, बट साथ ही साथ वो प्रथम चरण से हमेशा के लिए जुड़ा हुआ होता है। यानी कि सेपरेशन के बाद हम सिर्फ ये ऊपर वाला सफेद पोर्शन ही देख पाएंगे, जो हमारा है स्टेज 2। स्टेज 2 में हम देखें तो सिंगल मर्लिन वैक्यूम इंजन लगा हुआ रहता है, जिसको हम बोलते हैं M1D++, यानी कि मर्लिन वैक्यूम 1D++ इंजन जिसको बोला जाता है। सारे मर्लिन वैक्यूम इंजन हो या सी लेवल इंजन हो, सारे गैस जनरेशन साइकिल पे ही काम करता है इस मिशन में। और उसके ऊपर हम ये पूरा गोल पोर्शन देख पा रहे हैं, और गोल जो स्थिति देख पा रहे हैं उसको हम बोलते हैं उष्मीय सुरक्षा कवच यानी कि पेलोड फेयरिंग, जिसके अंदर आज का हमारा सैटेलाइट यानी कि उपग्रह इनमन सेट लगा हुआ है। तो बात करते हैं रॉकेट की। रॉकेट करीब करीब 70 मीटर लंबा है, यानी कि करीब करीब 20 माला इमारत जितना लंबा रॉकेट है ये। साथ ही साथ जिसके डायमीटर की बात की जाए तो वो है 3.7 मीटर। मास यानी कि लॉन्च के टाइम पे जो रॉकेट का वेट रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 5,54,054 किलो रहेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 5,54,054 किलोग्राम। पेलोड की कैपेसिटी बात करें तो जो लो अर्थ ऑर्बिट होती है यानी कि निचली कक्षा होती है, उसमें इसकी कैपेसिटी है 22,800 किलोग्राम। हालांकि इसमें हम फर्स्ट स्टेज को रिकवर नहीं कर पाते हैं अगर हम ये पूरी कैपेसिटी को यूज करते हैं तो। अगर पेलोड जीटीओ की बात करते हैं तो ये 8,300 किलोग्राम के सैटेलाइट को जीटीओ में ले जाने में सक्षम है। और जो इसमें भी फर्स्ट स्टेज को हम लैंड नहीं करवा सकते हैं। पेलोड टू मार्स, मार्स तक वो करीब करीब 4,020 किलो पेलोड को ले जा सकता है। अगर हम बात करें आगे की,
तो हम ये देख रहे हैं फर्स्ट चरण हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो आप कुछ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ अलग स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, हमें बताना चाहूंगा कि फाल्कन 9 एक रिकवरेबल रॉकेट है, यानी कि वो अपने मिशन का प्रथम चरण, अपना मिशन खत्म करने के बाद स्वतः ही ड्रोन शिप, यानी कि एक बोट जैसा होता है जो फ्लैट बोट बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर और जिसको हम बोलते हैं सी प्लेटफॉर्म, यानी कि समुद्र के बीच में एक प्लेटफॉर्म रखा जाता है जिसके ऊपर स्वतः ही लैंड करता है पावर रॉकेटरी की मदद से। कैसे करता है हम आज मिशन में देखेंगे कि कैसे वो लैंड होता है, ठीक है दोस्तों। और जिसकी वजह से इसको वापस लाके उसमें थोड़ी मरम्मत करके फिर से दोबारा यूज किया जा सकता है। अगर हम द्वितीय चरण की बात करें तो ये आप देख रहे हैं सिंगल मर्लिन वैक्यूम इंजन है। अगर आप इसकी नोजल को देख रहे हैं तो काफी बड़ी नोजल है। इसका कारण है कि जब हम वैक्यूम में जाते हैं तो हमें बड़ी नोजल की जरूरत पड़ती है ताकि हम अपने जो रॉकेट के फ्यूल और ऑक्सीडाइजर होते हैं उसकी कैपेसिटी को मैक्सिमम यूटिलाइज, यानी कि बहुप्रतीक्षित तरीके से उसका उपयोग कर सके। अगर हम थ्रस्ट की बात करें तो जो ओवरव्यू की बात, ये फर्स्ट स्टेज का आप देख रहे हैं, लैंडिंग लेग्स डिप्लॉय नहीं है, ये लॉन्च के टाइम की कॉन्फ़िगरेशन है। इंजन की अगर हम बात करें तो ये 9 इंजन लगे हुए हैं जिसकी मदद से इसका नाम फाल्कन 9 इंजन रखा गया है। इसका थ्रस्ट लेवल होता है करीब करीब 7000 और 7660 किलो न्यूटन्स होता है, जो करीब करीब 747 जेट लाइनर की थ्रस्ट के बराबर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें लैंडिंग लेग्स की, तो लैंडिंग लेग्स हम देख रहे हैं जैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ही जस्ट सेकेंड सर, जैसे आप देख रहे हैं लैंडिंग लेग्स बंद है। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म के नजदीक आता है और ऐसे उतरता है तो उसके लैंडिंग लेग्स इस तरह से खुल जाते हैं और वो सतह ही लैंड कर जाता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद हमने देखा द्वितीय चरण। उसके बाद हम देख रहे हैं इंटर चरण, स्टेज चरण। साथ में आपको कुछ और दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं ग्रिड फिन्स। ये स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं ग्रिड फिन्स। ग्रिड फिन्स का काम ये रहता है कि ये जो है ना, वो जब वातावरण में प्रथम चरण अंतरिक्ष में होके वापस आता है तब वो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ चाहिए रहता है। तो ये ग्रिड फिन कुछ इस तरह से मूवमेंट करती है जिसकी मदद से वो रॉकेट करेक्ट एंगल पे आता है और सीधा बोट पे ही लैंड करता है, कहीं इधर उधर नहीं जा पाता है। तो इसके लिए ग्रिड फिन बहुत ही जरूरी होती है काम करने के लिए। और आखिर में हम देख रहे हैं पेलोड फेरिंग, जो करीब करीब 13.1 मीटर हाइट में होती है और 5.2 मीटर डायमीटर की पेलोड फेरिंग है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा फाल्कन 9 का ओवरव्यू। आज के पेलोड की हम बात करें तो वो है इनमन सेट। Ice launch trajectory and countdown net. Pad is clear. 10, 9, 8. Launch auto sequence 7, has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go for launch. Vehicle is supersonic.
Separation confirmed. Stage 1 is transonic. Landing legs have deployed. And Falcon 9 has landed. Hello, everyone. It is Friday, February 17th, and you're looking at a live view of Falcon 9 awaiting its 10:59 p.m. Eastern Time launch from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Space Force Station. My name is Jesse Anderson. I'm a production engineering manager here at SpaceX, and I am joining you from SpaceX headquarters in Hawthorne, California. Welcome to our live launch coverage of Inmarsat's I-6 F2 mission. If you've been following along, earlier today we launched 51 Starlink satellites into low Earth orbit from our launch site in California. So tonight's launch marks SpaceX's 211th overall mission to date and our second launch today. Inmarsat provides mobile satellite communications globally with its 15 satellites in geostationary orbit. I-6 F2 is the second of two I-6 satellites that will support the expansion of Inmarsat's Orchestra network, connecting people, technology, and more for decades. We'll have a bit more about tonight's mission, we'll learn a little bit more about tonight's mission a little bit later in the webcast, but at T-minus 13 minutes, let's learn a little bit more about the Falcon 9 vehicle supporting tonight's mission. Hello, everyone. My name is Baden Tithi, and I'm an avionics systems engineer here at SpaceX. On your screen is a live view of our Falcon 9 vehicle, a two-stage rocket that is designed and manufactured by SpaceX for the reliable and safe transport for people and payloads into Earth orbit and beyond. This entire vehicle on your screen stands about 229 feet tall, or almost as tall as the Taj Mahal in India, standing about 240 feet. If you look closely, the bottom two-thirds of the vehicle is the first stage, also referred to as the booster. Its primary objective is to accelerate the vehicle through the Earth's atmosphere to space and then separate from the rest of the rocket. Not only is the first stage the largest part of the rocket, but it is also the portion of the rocket that we attempt to land on our autonomous drone ship or back on land for future reuse. Now, reusability is key to all of this, as this allows us to refly the most expensive parts of the rocket, which then drives the cost of access to space. Tonight's booster on your screen is flying for the third time, previously having supported the GPS-3, Space Vehicle 6, and the Crew 5 missions. Above the first stage, here is the second stage, which houses the single Merlin vacuum engine, or the MVAC engine, which ignites after the first stage separates. The second stage is what will carry the I-6 F2 payload to orbit. The payload for tonight's launch is safely enclosed inside of this 17-foot diameter payload fairing, which is also the large barrel structure with the pointed nose on top of the second stage. Made of carbon composite material, the fairing protects the satellite on their way to orbit. The fairing is then jettisoned approximately 3 minutes into the flight. The fairing halves you see on your screen today are flight proven. Now, after the separation from the second stage, both fairing halves will return to Earth and be recovered by our recovery team. And lastly on your screen, what you see is a large strut structure, or the transporter erector, or known as TE. We use the TE to roll the rocket out to the pad and raise it to its vertical launch position. The TE also routes the vehicle's fluids, power, and telemetry umbilicals from the ground systems to the rocket and satellites until Falcon 9 goes on internal power and clears the pad. Falcon 9 has been loading propellant since T-minus 35 minutes. Falcon 9 uses a refined form of kerosene called RP1 for its fuel and super chilled liquid oxygen, or what we call LOX, as its oxidizer. Currently, RP1 is nearly fully loaded on the first stage, and the second stage is fully fueled. Liquid oxygen loading is currently underway on both stages. Now, we have also begun helium loading. The vehicle uses helium gas as a pressurant, pushing the RP1 and liquid oxygen through the Merlin engines. At T-minus 7 minutes, engine chill will begin. This is where we allow a small amount of the super chilled liquid oxygen to flow into the Merlin engine's turbopumps prior to the full flow of liquid oxygen into the vehicle to avoid any thermal shocks to the system.
Now, finally, the transporter erector will retract away from the rocket just slightly at the around the T-minus 4.5 minute mark, providing clearance for Falcon 9 to lift off. Now at T-minus 9 minutes and about 15 seconds, Falcon 9 is tracking no issues and the payload is healthy. Range is ready to support and weather is green for our mission tonight. If for some reason we do not launch tonight, we do have a backup opportunity tomorrow at the same time. As Jesse mentioned earlier, our mission tonight is for the Inmarsat I-6 F2 payload. Inmarsat's constellation helps the government respond when disaster strikes in over 80 countries. Not only that, it also helps provide aviation and maritime safety services across the world's skies and seas. But for now, let's learn a little bit more about tonight's mission and the payload on board Falcon 9. Hello and welcome to this exciting event, the launch of our second Inmarsat 6 satellite. Like its sister spacecraft launched in late 2021, I-6 F2 is one of the world's most advanced commercial communication satellites and carries both our Global Express and ELERA connectivity payloads. With this mission, we're again significantly increasing the capacity and capabilities available to our mobility, government, and IoT customers throughout the world. Let me explain why this launch is important not just to us, but to millions across the globe. Our networks are the linchpin for global safety and global trade. They bring the most reliable connectivity to communities not served by terrestrial telecommunications. If you fly across an ocean, the chances are that the cockpit is connected through Inmarsat. Over 1 million seafarers know that if their ship is in trouble, they can press a button and help will be on its way, thanks to Inmarsat. In a natural disaster, Inmarsat connectivity is available instantly to coordinate rescue efforts and reconnect separated families. But we do much, much more. We enable the adoption of digital technologies on ships and deliver exceptional Wi-Fi to keep airline passengers connected in the air, to name but two. Looking to the future, we are enabling everything from UAVs and flying taxis to autonomous vessels. We also work with many governments and help support their missions whenever and wherever at a moment's notice. On top of that, our satellites play an increasingly important role in enabling industries to lower or even eliminate their carbon emissions. Our launch today is certified as a carbon neutral event in accordance with the Carbon Neutral Protocol, the leading global framework for carbon neutrality, an achievement of which I am immensely proud. I'm also proud that we are the first satellite communications company in the world to commit to being net zero by 2050, with our initial Scope 1 and 2 emissions targets being validated by the Science Based Targets Initiative. While you may not have heard of Inmarsat, there is scarcely a person on the planet who does not benefit directly or indirectly from our satellite networks and our comprehensive portfolio of communication services. Of course, we did not get here alone. The launch of I-6 F2 was only achieved through the exceptional work of teams across the world. Thanks go to our manufacturing partner, Airbus, Defense and Space, and our launch partner, SpaceX. Nico, stage separation. Invac ignition. I also want to praise the amazing work of all our employees, including our I-6 program manager, Edwina Paisley, and her team, working with our Chief Technology Officer colleagues under the leadership of Peter Hattinger. Every day, across the world, millions of people, organizations, and governments trust Inmarsat to connect them at the moments when it matters most. Our customers count on us when it simply has to work. We have been delivering this certainty for over 40 years. Today, our customers have the certainty that we have a strong, growing business, one that is at the forefront of satellite communications innovation. They have the certainty that everything we build is based on what they need, not just today, but into the 2030s and beyond. Certainty that we have a roadmap that will travel with them into the future. Certainty is at the heart of our deep-rooted promise, born out of decades of service to connect the world for good. In an uncertain world, Inmarsat stands ready to deliver on its promise. Thank you.
next up, the transporter erector, the TE, will retract away from Falcon. We will first see the clamp arms begin to open, which are around the second stage, just below the fairing. And there you can see them there, just below the fairing. Once they are fully open, then the TE can retract away from the vehicle, and that's that structure next to the vehicle that you see there on your screen. At T0, ground hydraulic systems will pull the TE even further away from Falcon. तो आज की मिशन प्रोफाइल की हम बात करें तो T-1 मिनट पे जो रॉकेट है वो इंटरनल काउंटडाउन पे चला जाएगा, यानी कि रॉकेट के जो कंप्यूटर्स है वो व्हीकल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। T0 पे प्रथम चरण के 9 इंजन का इग्निशन होगा और व्हीकल लॉन्च पैड से उत्थापन करेगा। उसके बाद व्हीकल कंटिन्यूअसली पिच डाउन प्रोग्राम को और रो प्रोग्राम को कंटिन्यूस करेगा और करीब करीब 1 मिनट और 12 सेकेंड लॉन्च के होने पर व्हीकल मैक्स क्यू यानी कि मैक्सिमम एरोडायनामिक प्रेशर फेस करेगा, जहाँ पे व्हीकल पे मैक्सिमम थ्रस्ट जो बॉडी पर पोर्शन आता है वो आता है, इसको कम करने के लिए व्हीकल अपना इंजन को थोड़ा कम पोर्शन को थोड़ा स्लो डाउन करेगा अपने हिसाब से। उसके बाद जो होना है वो है प्रथम चरण का इग्निशन। प्रथम चरण के 9 इंजन बंद हो जाएंगे और उनका सेपरेशन प्रथम चरण का अलगाव हो जाएगा और द्वितीय चरण का इग्निशन होगा। ये 3 चरण इवेंट जो है वो एक साथ होंगे करीब साथ ही साथ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है वो करीब करीब 3 मिनट और 23 सेकंड पे जो है पेलोड फेरी यानी ऊष्मीय स्वरक्षा कवच का अलगाव हो जाएगा। उसके बाद करीब करीब 6 मिनट और 20 सेकंड पे प्रथम चरण जो है वो एंट्री बर्न करेगा, जो एक 30 सेकंड का बर्न होता है जिसकी मदद से वो अपने आप को स्लो डाउन करता है ताकि वो एक ही पीस में घने वातावरण में अंतरिक्ष से री एंटर कर सके, यानी कि अंदर आ सके। उसके बाद जो है करीब करीब 8 मिनट के बज के 8 मिनट और 42 सेकंड पे प्रथम चरण का लैंडिंग होगा। उसके कुछ सेकंड बाद द्वितीय चरण को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद 26 मिनट और 10 सेकंड पे द्वितीय चरण का इग्निशन होगा। ये इग्निशन करीब करीब 1 मिनट और 1 सेकंड का रहेगा और उसके बाद जो है इनमन सैटेलाइट को डिप्लॉय किया जाएगा अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर। हम करीब करीब लॉन्च से 1 मिनट और 30 सेकंड की दूरी पे है अभी फिलहाल। करीब करीब 1 मिनट दूर पे व्हीकल है स्टार्ट मोड, यानी कि व्हीकल ने अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। अब यहाँ व्हीकल का जो कंप्यूटर है वो रॉकेट को निर्देशित करेगी आगे की संचार प्रणाली के लिए। करीब करीब 30 सेकंड की दूरी पे 25 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड और ये चला फाइनल काउंटडाउन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition and lift off of the Falcon 9 with Inmarsat। और व्हीकल ने लॉन्च पैड को क्लियर कर लिया है। व्हीकल जो है अपने आप को थोड़ा झुका रहा है ताकि वो
वर्टिकल वेलोसिटी के साथ साथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी अटेंड कर सकें। और ये ऑनबोर्ड कैमरे के व्यूज। मेरा आज का वेबकास्ट सेकंड स्टेज के इंजन कट ऑफ होने के बाद मैं बंद कर दूंगा। बाकी की जानकारी आपको मेरे हमारे व्योम के ट्विटर पेज पे मिल जाएगी कि सैटेलाइट द्वितीय चरण का इग्निशन कैसा रहा और सेपरेशन सैटेलाइट का कैसा रहा। और व्हीकल अपने इंजन को थोड़ा थ्रॉटल डाउन करते हुए मैक्स क्यू पे, और ये कंफर्म हुआ मैक्स क्यू। अब 3 इवेंट होगी जो एक साथ चरणबद्ध तरीके से होगी। वो है प्रथम चरण का इग्निशन का शटडाउन, प्रथम चरण का शटडाउन, यानी कि प्रथम चरण के 9 इंजन बंद कर दिए जाएंगे। सेकंड और प्रथम चरण दूसरी इवेंट रहेगी, प्रथम चरण को विलगित कर दिया जाएगा। और तृतीय इवेंट रहेगी दूसरे स्टेज के प्रथम बार इग्निशन किया जाएगा। ये तीनों इवेंट करीब करीब 1 या 2 सेकंड की दूरी पे ये होते हैं। प्रथम चरण काफी सामान्य तरीके से अपना प्रणोदबल देता हुआ। प्रथम चरण के शटडाउन यानी कि बंद होने की करीब करीब बहुत ही नजदीक, करीब 8 या 10 सेकंड के अंदर प्रथम चरण का शटडाउन हो जाएगा। और जैसा हमने अनुमानित था, प्रथम चरण का शटडाउन हो चुका है। प्रथम चरण को पृथक कर दिया गया है और द्वितीय चरण का इग्निशन हो चुका है। और हम देख रहे हैं प्रथम चरण अपनी ग्रिड फिन्स खुल रहा है। अब बारी आएगी फेरिंग यानी कि उसमें सुरक्षा कवच का अलगाव करने की। व्हीकल कम से कम जब 115 किलोमीटर की लिमिट को क्रॉस करता है तब ये फेरिंग अलग की जाती है, क्योंकि उसके बाद घने वातावरण की जरूरत नहीं रहती। और ये हमने देखा उसमें सुरक्षा कवच का सफलतापूर्वक अलगाव हो चुका है। काफी सामान्य मिशन, एक और सफलता स्पेसएक्स के नाम। और माफ कीजिए दोस्तों। व्हीकल फर्स्ट स्टेज ने अपने अपोजी क्रॉस कर दिए, यानी कि अपने सबसे उच्चतम जो अपनी गति है उसको, ऊंचाई है उसको प्राप्त कर चुका है। और अब डिसेलरेट यानी कि नीचे पृथ्वी की तरफ बढ़ता हुआ।
हम री एंट्री वन के बहुत ही नज़दीक। ये यान की स्पीड को कम करने के लिए जो बर्न होता है वो होगा। और ये इग्निशन कंफर्म। प्रथम चरण का एंट्री बर्न यानी कि अपनी आप को स्पीड को कम करने के लिए जो बर्न किया जाता है वो होता हुआ। काफी सामान्य परफॉर्मेंस द्वितीय चरण का। प्रथम चरण के साथ टेलीमेट्री खो चुके हैं, हालांकि ये अपने आप अपने कंप्यूटर की मदद से लैंड होता है, तो उसकी टेलीमेट्री मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। हम काफ़ी क्लोज है। व्हीकल 23,000 किलोमीटर की स्पीड हासिल कर चुका है सेकेंड स्टेज। हमें 27,000 किलोमीटर की स्पीड अपेक्षित है आज के मिशन के लिए। उसके बाद जो द्वितीय चरण का इग्निशन होगा उसके बाद करीब 37,000 किलोमीटर की स्पीड अपेक्षित है। और ये प्रथम चरण का लैंडिंग बर्न चालू हो चुका है और द्वितीय चरण बंद हो चुका है 26,874 किलोमीटर की स्पीड पे। काफी सामान्य निष्पादन रहा है द्वितीय चरण का। और ये प्रथम चरण अपनी लैंडिंग करने की ओर बढ़ता हुआ। और लैंडिंग लिफ्ट खुल चुके हैं। और ये प्रथम चरण का लैंडिंग भी हो चुका है। काफी सामान्य परफॉर्मेंस फाल्कन 9 का रहा है। फिर एक और सफलता फाल्कन 9 के नाम। ये बूस्टर पहले क्रू 5 और जीपीएस मिशन को लीड कर चुका है और ये इसका तीसरा मिशन था। द्वितीय चरण काफी सामान्य ऑर्बिट में है, कंफर्म हो चुका है। अभी जो करीब करीब 26 मिनट के अभी करीब करीब 16 मिनट के बाद द्वितीय चरण को फिर से इग्नाइट किया जाएगा और स्पीड को करीब करीब 34,000 किलोमीटर की गति दी जाएगी। उसके बाद 10 मिनट के बाद जो अपना उपग्रह है उसका सेपरेशन होगा। तो मैं यहाँ पे आपसे इजाजत चाहूँगा। नमस्ते, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और इसके मिशन के रिगार्डिंग फर्दर इंक्वायरी के लिए आप हमारे व्योम योर स्पेस इज हियर में सर्च यूट्यूब ट्विटर में सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आप और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वेबकास्ट पसंद आया होगा और आप फिर से हमारे वेबकास्ट में जुड़े